सोचो एक टूरिस्ट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है, सामने ग्लास टावर्स है और एक फीलिंग है कि यहां कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यही इमेज है जो दुबई ने डिकेड्स में बिल्ड की है, एक ऐसी सिटी जो हमेशा ऊपर ही जाती है। लेकिन उस टूरिस्ट को ये नहीं पता कि जिस सिस्टम के ऊपर ये पूरी चमक धमक खड़ी है वो कितना डेलिकेट है। पिछले कुछ महीनों से कुछ चीजें अजीब तरीके से मूव कर रही हैं, कुछ फ्लाइट्स का शेड्यूल बदल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी डील स्लो हो रहे हैं और ग्लोबल हेडलाइंस में दुबई का नाम अब रिस्क के साथ भी दिखने लगा है। इस वीडियो में हम एक टूरिस्ट की नजर से नहीं बल्कि एक इनसाइडर की नजर से देखेंगे कि दुबई एक्चुअली में चलता कैसे है, कौन से गियर्स हैं जो इस मशीन को मूव करते हैं और अगर एक गियर भी अटक जाए तो बाकी पूरा सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। तो मेरा नाम है अर्चित मित्तल और आज जानते हैं दुबई की असली कहानी एक इनसाइडर के रूप में कि ये सिटी चलती कैसे है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुबई एक ऑयल रिच गल्फ सिटी है जैसे सऊदी अरेबिया या कुवैत, लेकिन ये अजम्पशन गलत है। आज दुबई की जीडीपी में ऑयल का हिस्सा 1% से भी कम रह गया है, जबकि सऊदी अरेबिया जैसे नेबर्स में ये फिगर अभी भी 40% से ऊपर है। ये फर्क एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक जानबूझकर लिया गया डिसीजन था। 1960s के आखिर में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सलीम अल मक्तूम ने एक रिस्की लेकिन फार साइटेड बेट ली। उन्होंने देखा कि ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड है और अगर सिटी सिर्फ उसी पर डिपेंड करती रही तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ऑयल से आने वाले रेवेन्यू को बैंक में रखने की बजाय पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया। उस वक्त ये काफी अनयूजुअल सोच थी क्योंकि रीजन के ज्यादातर लीडर्स ऑयल ही को अपना परमानेंट एसेट मान रहे थे। आज अगर आप दुबई की इकोनॉमी को एक इंजन की तरह सोचो तो उसका सबसे बड़ा पार्ट है ट्रेड, जो कि रफली 24 से 26% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई खुद कुछ ज्यादा बनाता नहीं है, ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। जहां चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, अफ्रीका से गोल्ड और डायमंड्स आते हैं, इंडिया से फार्मा प्रोडक्ट्स आते हैं और दुबई इन सबको प्रोसेस करके दुनिया भर में री एक्सपोर्ट कर देता है। इसका सबसे बड़ा सेंटर है जबेल अली पोर्ट, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। अकेले गोल्ड ट्रेड की बात करें तो दुबई ग्लोबल फिजिकल गोल्ड ट्रेड का लगभग 13 से 20%, 13 से 20% हैंडल करता है, जो अपने आप में एक मैसिव नंबर है। इसके साथ साथ आता है एविएशन। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल लगभग 90 से 95 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करता है और एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया का सबसे कनेक्टेड नेटवर्क्स में से एक है, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ता है। और चौथा बड़ा पिलर है रियल एस्टेट का और फाइनेंस का, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स खास करके इंडियंस सबसे बड़ा ग्रुप बन चुके हैं। सिर्फ एक साल में इंडियन इन्वेस्टर्स ने दुबई के रियल एस्टेट में लगभग 85,000 से 95,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अब ये सब नंबर्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन इनके पीछे एक कॉमन थ्रेड है जो अक्सर मिस हो जाता है। ट्रेड, एविएशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, ये सब एक ही चीज पर टिके हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब जरा सोचो, एक असेंबली लाइन है जहां सब कुछ परफेक्टली टाइम होता है, अगर बीच में एक बेल्ट भी रुक जाए तो पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। दुबई का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है और पिछले कुछ महीनों में इसी तरह के डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले हैं। 2026 की शुरुआत में ईरान और यूएस के बीच टेंशन इतना बढ़ गया कि एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें यूएई भी सीधा इन्वॉल्व हो गया। अप्रैल में दोनों तरफ 1-2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था, लेकिन वो बहुत फ्रेजाइल निकला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई महीनों में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 26 क्रूज मिसाइल्स और 2000 से ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, जो ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये टेंशन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेट जून और जुलाई 2026 में सीज फायर एक बार फिर से टूट गया, जब यूएस ने ईरान के अंदर लगभग 140 मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किया और जवाब में ईरान ने यूएई के अलावा
कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे दूसरे गल्फ कंट्रीज पर भी मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर दी। इसका सबसे सीधा इंपैक्ट पड़ा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रेड गुजरता है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले रफली 100 से 140 शिप्स डेली इस ट्रेड से पास होती थी, लेकिन जब टेंशन्स पीक पर थी तब ये नंबर ड्रामेटिकली गिर गया। इसके साथ एक नया और काफी ट्रिकी प्रॉब्लम भी सामने आया, जीपीएस स्पूफिंग का। जब भी टेंशन्स बढ़ती हैं, शिप्स और फ्लाइट्स के नेविगेशन सिग्नल में इंटरफेरेंस देखा जाता है, जिससे रूट्स डिस्टर्ब होते हैं और सेफ्टी रिस्क बढ़ जाता है। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने दुबई रूट्स टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज का लंदन दुबई रूट भी शामिल था। जब फ्लाइट्स रुक जाती हैं तो सिर्फ टूरिस्ट ही अफेक्टेड नहीं होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स भी पोस्टपोन होती है, कार्गो शिपमेंट्स में भी डिले होता है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है उस इनविजिबल चीज पर जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। यही ट्रस्ट असल में दुबई के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को भी चलाता है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स का होम है, जो सिर्फ डिपॉजिट्स नहीं बल्कि ट्रेड, फाइनेंसिंग, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और इंश्योरेंस जैसी चीजें हैंडल करते हैं। जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, चाहे वो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट की हो या फिर साइबर लेवल डिसरप्शन हो, इसका रिएक्शन तुरंत नहीं दिखता है। कंपनीज अपने एक्सपेंशन प्लान्स क्वाइटली रीथिंक करने लग जाते हैं, इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर कम करते हैं और बैंक्स अपने रिस्क रूल्स स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं वो सेक्टर जहां सबसे पहले कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है, रियल एस्टेट। दुबई का स्काईलाइन सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं है, ये एक मार्केटिंग टूल है जो दुनिया को बताता है कि यहाँ पैसा सेफ है। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो इमोशन और एक्सपेक्टेशन पर चलती है, रोटी या पानी जैसी जरूरत नहीं है। 2026 के शुरुआती महीनों में जब कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर था, दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में भी स्लो डाउन के क्लियर साइंस दिखे। क्वार्टरली कंपैरिजन में रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शन में डबल डिजिट परसेंटेज तक की गिरावट देखी गई और कुछ प्रीमियम एरियाज जैसे कि डाउनटाउन दुबई और पाम जुमेरा में भी बायर्स थोड़ा कॉशियस हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हुई, मार्केट ने भी रिकवरी के साइंस दिखाना शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरे सिस्टम के पीछे एक और बड़ा फैक्टर काम करता है जो ऊपर से दिखता नहीं है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। दुबई की टोटल पॉपुलेशन 4.7 मिलियन से ज्यादा है और इसमें से लगभग 90% से ज्यादा लोग फॉरेनर्स हैं। यानी जो सिटी आप देखते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंप्रेस करता है, वो लार्जली उन लोगों के दम पर चलता है जो यहाँ के सिटीजन्स भी नहीं है। इंडियंस अकेले ही इस पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 4.3 मिलियन के आसपास यूएई में है। और ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, इसका असर सीधा इंडिया तक पहुंचता है, क्योंकि हर साल यूएई से इंडिया को लगभग 21 से 24 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस के फॉर्म में लोग अपने घर में खर्चा भेजते हैं, जो लाखों फैमिलीज के लिए इनकम का प्राइमरी सोर्स है। इसी के साथ एक और चीज है जो बार बार डिस्कशन में आती है, कफाला सिस्टम, जहां वर्कर का वीजा उसके एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ऑफिशियली रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वेज डिलेज और जॉब स्विचिंग मुश्किल होने जैसी बातें अभी भी रिपोर्ट्स होती रहती हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जैसे एस्टिमेट्स के मुताबिक यूएई में हर 1000 लोगों में से लगभग 13.4 लोग ऐसे कंडीशंस में हो सकते हैं जिन्हें मॉडर्न स्लेवरी की कैटेगरी में रखा जाता है। और सबसे आखिर में आता है सबसे पावरफुल फैक्टर, परसेप्शन। दुबई की सबसे बड़ी एसेट उसकी बिल्डिंग नहीं, उसकी इमेज है, एक सेफ और प्रीमियम ग्लोबल हब की इमेज। इस परसेप्शन को बनाने में डिकेड्स लगे हैं, लेकिन अगर ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट हो जाए तो रिएक्शन बहुत फास्ट आता है, क्योंकि कैपिटल इमोशनल नहीं है, रैशनल होता है। और आज सिंगापुर, लंदन जैसे ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी रेडी हैं अगर दुबई से पैसा कहीं और शिफ्ट करना हो। अब इस वीडियो का सबसे कम डिस्कस होने वाला लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, दुबई जैसी डेजर्ट सिटी में सबसे बेसिक जरूरत है पानी। दुबई अपनी ड्रिंकिंग वाटर का लगभग 98 से 99% हिस्सा डिसैलिनेशन प्लांट से लेता है, मतलब समुंदर के पानी को जो प्रोसेस करके पीने लायक बनाया जाता है। ये सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में बहुत एफिशिएंटली काम करता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कंडीशन है, इसे चलाने के लिए लगातार और भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक और बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं से रीजन का बहुत सा एनर्जी ट्रेड गुजरता है।
अगर कभी लंबे समय के लिए इस रूट में सीरियस डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं तो एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जो आगे चलकर डिसैलिनेशन के प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि इंडिविजुअल प्लांट्स के पास नॉर्मली सिर्फ कुछ दिनों के रिजर्व्स होते हैं, और अगर एक्सट्रीम रैशनिंग लगाई जाए तभी ये टाइमलाइन कुछ हफ्तों तक स्ट्रेच की जा सकती है। ये कोई इमीडिएट क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी का सबसे बेसिक सर्वाइवल सिस्टम भी कितना इंटरकनेक्टेड और फ्रेजाइल हो सकता है। इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज भी इस चैलेंज को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मिडिल ईस्ट रीजन में दुनिया के एवरेज से लगभग 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, और कई रीसेंट हीट वेव्स के दौरान दुबई में रात का टेम्परेचर भी 30 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। जबकि नॉर्मली रात का टाइम कूलिंग के लिए होता है, इसके साथ सिटी के ग्लास टावर्स और कंक्रीट रोड्स दिन भर हीट एब्जॉर्ब करके रात को स्लोली रिलीज करते हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दुबई जल्दी ही रहने लायक नहीं रहेगा, ऐसा कोई सॉलिड साइंटिफिक क्लेम नहीं है, लेकिन ये जरूर बताता है कि अगर वार्मिंग इसी तरह से कंटिन्यू हुई तो आने वाले डेकेड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी दोनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। तो क्या दुबई का राइज यहीं रुक जाएगा? आज के डेटा के हिसाब से ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। दुबई ने पहले भी शॉक्स एब्जॉर्ब किए हैं, और टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अभी भी मीनिंगफुली कंटिन्यू हो रहे हैं। जो पिक्चर क्लियर हुई है वो ये है कि इसकी ग्रोथ कुछ ऐसे पिलर्स पर खड़ी है जिनकी अपनी लिमिटेशंस हैं: एक्सटर्नल कैपिटल, माइग्रेंट वर्कफोर्स और एक फ्रेजाइल रीजनल पीस। अगर ये चीजें स्टेबलाइज होती हैं तो दुबई अपनी रफ्तार वापस पकड़ेगा, और अगर नहीं तो सवाल कोलैप्स का नहीं है बल्कि एडजस्टमेंट का होगा। दुबई के पहले के शेख्स ने और अभी भी करंट रूलर्स ने ये दिखाया है कि टाइम रहते इनको बहुत शानदार तरीके से अडेप्ट करना और अपनी सिटी को आगे बढ़ाना एक फ्यूचर विजन की तरफ बहुत अच्छे से आता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से दुबई कैसे अपने एक नए वर्जन पर अडेप्ट करता है।